अच्छा, ये बात तो आपने सुन रखी होगी कि गज़ल की सिन्फ़ कसीदे की तशबीह से पैदा हुई, क्योंकि हैती एतबार से गज़ल कसीदा एक है कि गज़ल के कोई इस बुनियादी स्ट्रक्चर ये है कि उसका एक मतला है, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। फिर हर शेर में के दूसरे मिसरे में वही काफ़िया और रदीफ़ रिपीट होते हैं और इस तरह पूरी गज़ल होती है। कसीदा आप पढ़ें तो उसकी भी जो हैत है वो यही है। तो तशबीब जो है उसका इब्तदाई हिस्सा है, जिसमें अमूमन वो मौसम के बारे में या किसी भी और कोई फ़लसफ़ियाना मौज़ू पे आगाज़ करते हैं और फिर वो चलती है आगे। तो ये कहा जाता है कि रूदकी ने उसकी तशबीह को अलग करके लिखना शुरू किया और वो आहिस्ता-आहिस्ता ना वो गज़ल की सिन्फ़ फ़ारसी में रिवाज पज़ीर हुई और फिर हिंदुस्तान में आई मुसलमानों के साथ। अच्छा, यहाँ एक बात और आप देखेंगे कि अ, ईरान में ये सिन्फ़ इसलिए कसीदा तो एक मौज़ूआती सिन्फ़ थी, गज़ल मौज़ूआती सिन्फ़ नहीं है, तो इसलिए गज़ल ज़्यादा डोमिनेट कर गई। वहाँ भी बड़ी शायरी जो है गज़ल में आपको नज़र आते हैं, ख़ास तौर पे हाफ़िज़ जैसा बड़ा शायर आपको मिलता है वहाँ और बेशुमार। तो अ, उसको उसकी वजह ये है कि गज़ल मैंने जैसे पहले कहा कि मिज़ाजन सेकुलर है। अच्छा, कोई उसकी हैती स्ट्रक्चर अगर आप देखें, तो उसकी हैत कुछ इस तरह की है कि उसमें गज़ल का हर शेर एक इंडिपेंडेंट नज़्म है और काफ़िए, रदीफ़ और बहर की डोरी के साथ वो जुड़ा हुआ है। यानी आप फ़र्ज़ करें किसी गज़ल में 7 शेर हैं, तो यूँ समझें कि वो 7 नज़्मों का मजमूआ है और जो चीज़ उसे गज़ल एक गज़ल बना रही है वो काफ़िया, रदीफ़ और बहर है। क्योंकि वो एक ख़ास बहर में होगा, एक ख़ास काफ़िये में होगा। रदीफ़ तो ख़ैर इज़ाफ़ी होती है, लेकिन काफ़िया और बहर जो है वो कांस्टेंट होते हैं। तो वो एक धागा है जो उसे जोड़ रहा है। तो अब मेरे ज़हन में एक दिन ऐसे बैठे-बैठे ख़्याल आया कि ये किसी भी ऐसे खित्ते में गज़ल पैदा होगी, ये वाली गज़ल, जिसमें मुख्तलिफ़ तहज़ीबें होंगी, जो अपने असल में अलग भी होंगी और मिल के एक नया भी बना रही होंगी। जैसे जो ईरानी तहज़ीब थी, तो जब वो प्योर थी तो गज़ल नहीं थी। जब अरब आए, अरब कुछ अरसा वहाँ रहे, कुछ सदियों तक वहाँ रहे। आहिस्ता-आहिस्ता जब अरबों और ईरानियों के मिलने से, दोनों कल्चर्स के मिलने से एक नया कल्चर बना, एक नई तहज़ीब बनी, तो उस वक़्त गज़ल ने ज़हूर किया। अब अरबों के यहाँ भी कल्चर एक नहीं था। वो पहले ही बहुत सारे कल्चर से मिल के एक कल्चर बना था। खुद ईरानियों के यहाँ भी वो एक कल्चर नहीं था। अब वो अपनी एक शक्ल में अरब और ईरानी, जो खुद बहुत सारे कल्चर्स का या तहज़ीबों का मजमूआ थे, वो बने। ज़ाहिर है हज़ारों साल की तहज़ीबों की तारीख़ जो है वो हज़ारों साल की होती है। तो हज़ारों साल में उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, बहुत सारी तहज़ीबें शामिल होती रहती हैं। तो अब ये जब मिली, तो ये एक नई तहज़ीब बनी। उसी तरह जैसे यहाँ जब हिंदुस्तान में मुसलमान आए, तो जहाँ एक तरफ अरबों के असरात थे, ईरानियों के असरात थे, अफ़गानियों के असरात थे, वहाँ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों के भी असरात थे। आप देखें कि हिंदुस्तान तो एक बरे-आज़म है, जहाँ आप मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में जाएँगे, तो वहाँ आपको कल्चर बदलता हुआ नज़र आएगा। कुछ चीज़ें कॉमन भी होंगी सारे कल्चर में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ भी हैं। तो ये तो एक वैसे ही क्लस्टर ऑफ कल्चर्स है ये हिंदुस्तान में। अब उसमें आके ये चीज़ें मिली। तो उसकी वजह से ना मसनवी में अज़ीम शायरी हमारे यहाँ हुई, ना कसीदे में उतनी अज़ीम शायरी हमारे यहाँ हुई। तो मरसिया तो वैसे ही एक मज़हबी ख़ास अक़ीदत की सिन्फ़ थी। तो ज़ाहिर है जहाँ अक़ीदत होती है वहाँ अमूमन बड़ी शायरी के इम्कानात कम हो जाते हैं। तो वो
जो है जो सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता यानी तकरीबन मैं अगर अंदाज़ा लगाऊं तो ये कई सौ साल बनते हैं। वो जो अमीर खुसरो के यहाँ उन्होंने एक मिसरा हिंदी और एक मिसरा फ़ारसी या आधा मिसरा हिंदी, वहाँ से अगर शुरू करें तो यहाँ तक वली तक आते आते तो बहुत ज़माना गुजर गया था। तो करते करते यहाँ तक आए, और फिर जब ये शुरू हुआ गज़ल का दौर, वैसे तो पहले शुरू हो चुका था, यानी वली से भी पहले शुरू हो चुका था। बहुत सारे गज़ल को आपको दक्कनी शायरी में मिलेंगे, लेकिन उसके बाद फिर गज़ल ने रिप्रेजेंट किया तकरीबन 250 साल तक। ये बड़ा ज़माना था, 200-250 साल बहुत ज़माना है। और अगर फ़र्ज़ करें हम ऐसे फ़र्ज़ करें एक लम्हे के लिए कि अंग्रेज़ नहीं आते तो ये आगे प्रोलॉन्ग करता जाता। अब अंग्रेज़ आए तो अपने साथ एक नया कल्चर आया, तो एक तब्दीली फिर आगे आई। तो ऐसा मुझे लगता है कि जैसे जिस तरह का कल्चर होता है, जिस शक्ल सूरत का, असनाफ भी उसी शक्ल सूरत की होती है। तो जैसे हमारे यहाँ जो हिंदी शायरी है उसमें भी गिनायत बहुत ज़्यादा है, लिरिसिज्म बहुत ज़्यादा है। फिर जो गज़ल की शायरी आई उसमें भी गिनायत बहुत ज़्यादा थी। तो लेकिन उस तहज़ीब में भी आपको लिरिसिज्म बहुत मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें कि 19वीं सदी तक हमें क्लासिकी शायरी की क्लासिकी म्यूज़िक की रिवायत बड़ी ताकतवर मिलती है, क्लासिकी रक्स की रिवायत बड़ी ताकतवर मिलती है। 20वीं सदी में जूं जूं हम आगे आते गए हैं कमज़ोर होती गई है। मौजूद तो रही है लेकिन कमज़ोर होती गई है। वैसे ही जैसे गज़ल मौजूद तो रही है लेकिन कमज़ोर होती गई। ज़ाहिर गालिब जैसा बड़ा अजीम गज़ल गो फिर पैदा नहीं हुआ, मीर जैसा बड़ा गज़ल गो पैदा नहीं हुआ, हत्ता कि आतिश जैसा भी कोई पैदा नहीं हुआ। तो वो रह तो जाती है, इसलिए कि तहज़ीबें पैदा होने में भी सदियाँ लेती हैं, ख़त्म होने में भी सदियाँ लेती हैं। तो इसे भी अभी बहुत वक्त लगेगा, अभी ये ख़त्म नहीं हुई है, ना वहाँ ख़त्म हुई है ना यहाँ हमारे यहाँ ख़त्म हुई है, इसलिए कि उसके असरात अब भी मौजूद हैं। तो गज़ल की शायरी हाल ही ने लिखा कि गज़ल हिंदुस्तान के बाशिंदों के वजूद में शामिल है, तो उनके वजूद की डिमांड है, उनके वजूद की का तकाजा है वो। तो अब वो तकाजा अब भी है। गज़ल की शायरी के बारे में मेरा नुक्ता नज़र यही है जो तारीख़ ने हम तक पहुंचाया है कि अब गज़ल में अजीम शायरी का इम्कान नहीं है, लेकिन गज़ल की शायरी हमेशा रहेगी, या कम से कम जब तक हमारे अंदर हिंद इस्लामी तहज़ीब के अनासिर मौजूद हैं हमारे वजूद में, उस वक्त तक गज़ल लिखी जाती रहेगी। हम देखें प्रैक्टिकली भी, तो प्रैक्टिकली सूरत हाल ये है कि गज़ल पहले से भी ज़्यादा लिखी जा रही है, लेकिन ये कि उसमें कोई बहुत बड़ी शायरी या बहुत नुमायाँ और नुमाइंदा शायरी भी इवन हमें नज़र नहीं आती। जो आखिरी नुमाइंदा शायर थे नासिर काज़मी और अहमद मुश्ताक, ये लोग थे जो नाम निकले। या चलें अगर थोड़ी सी और छलांग हम लगाएं तो सरबत हुसैन और इज़हारुल हक और मोहम्मद खालिद और इस तरह के शायर हमें, अली अकबर अब्बास हैं और कई शायर हैं जो एक ही कैलिबर के हैं, तो चलो उनका नाम भी। लेकिन उसके बाद जो शायरी है वो इससे भी यानी वो नीचे चली गई, अगरचे तादाद में ज़्यादा हो गई, तादाद में भी ज़्यादा हुई, रिफाइन भी ज़्यादा हो गई, इसलिए कि मिसरा जो है वो शार्प हुआ ज्यों ज्यों हम आगे आए हैं। यानी आज का मिसरा, अगरचे इस मिसरे की बुनियादें तो पीछे मौजूद हैं, मीर के यहाँ मिल जाते हैं ये मिसरे इतने शार्प बहुत कमाल के, लेकिन मीर के यहाँ आपको बड़े ज़बान के एतबार से बड़े यानी आप समझे कि ओबड़ खाबड़ जैसे मिसरे उस तरह के भी मिलते हैं, अगरचे वो उसकी पहचान बन गए और उसका कमाल बन गए, लेकिन बहरहाल वो इस तरह स्मूद नहीं है जैसे अब मिसरा स्मूद है। नौजवान बिल्कुल नए नए शायर हैं, 10-10, 15-15 गज़लें कही हैं, लेकिन गज़लों के मिसरे बड़े खूबसूरत हैं, अट्रैक्टिव हैं बहुत ज़्यादा। तो वो अट्रैक्शन और मज़ा जो है वो गज़ल में मौजूद है।
लेकिन गज़ल में बड़ी शायरी, अजीम शायरी के इम्कानात मालूम हो। जैसे आपने बताया कि अरब ये ईरान में, फारस में जो गज़ल है वो अरब से आई, मतलब वही जो आपने कसीदे कहा, बिल्कुल। क्या जो नज़्म का आना है बड़े सगीर के अंदर वो अंग्रेज़ों के ज़रिए के आने से आई? देखें, एक तो वही मैंने बताया ना कि जब लिरिसिज्म कम हुआ हमारे यहाँ, नज़्म का जो इर्तिका है ना हैत के एतबार से या असनाफ के एतबार से, तो पहले हमारे यहाँ मुवर्रा नज़्म की कोशिश की गई जिसमें काफिया नहीं है। काफिया इट्सेल्फ एक लिरिसिज्म है, काफिया ख़त्म कर दी। फिर बहर तोड़ दी, आज़ाद नज़्म बन गई, और फिर बहर ख़त्म कर दी और नसरी नज़्म बन गई। तो ये हमारे यहाँ ही नहीं, दुनिया भर में ऐसी हुआ है। आप तुर्कों की शायरी पढ़ेंगे तो वहाँ भी यही है। आप ईरानियों की शायरी पढ़ेंगे, वहाँ भी इसी यही एक इर्तिकाई आपको अमल नज़र आएगा। और ख़ुद जहाँ से वो ले रहे थे, यानी यूरोप से, फ्रांस से, वहाँ भी यही रंगो रफ्तार थी शायरी की, यानी वो लिरिसिज्म से निकलती जा रही थी, वैसे ही जैसे हमारी ज़िंदगी लिरिसिज्म से निकलती जा रही है। आप देखें ना कि आज का म्यूज़िक और वो पुराना क्लासिकल म्यूज़िक में जो बुनियादी फ़र्क है वो लिरिसिज्म का, ये नगमगीयत का है। तो वो ज़िंदगी जिस तरह की होगी वैसी ही शायरी और उसकी असनाफ, अदब और उसकी असनाफ भी हो जाएंगी। आप देखें कि 19वीं सदी से फ़िक्शन आलमी सिन्फ़ अदब बना, 20वीं सदी में वो फैल गया और दुनिया के बहुत बेशुमार खित्तों में चला गया। और अब आप देख रहे होंगे कि पिछले 50-60 साल से सारी दुनिया में अदब की अगर कोई किताब बहुत मशहूर होती है तो वो फ़िक्शन की निकलती है, यानी नस्र की। तो वजह उसकी है कि अब नसरी नज़्म के में भी जो थोड़ा बहुत लिरिसिज्म है वो भी उससे निकल के हम नस्र की तरफ आ गए। दूसरे नंबर पे ये कि हमारा वजूद जदीदियत ने, मॉडर्निज्म ने पेचीदा किया, क्योंकि मॉडर्निज्म ने मॉडर्न इक्विपमेंट पैदा किया। अब हर आदमी जो है वो ज़िंदगी का मकसद जो है वो हर तरह की अशिया और इक्विपमेंट की ख़रीदारी ही रह गया, जिसकी वजह से जो हमारे बातनी अनासर थे, इंसानी अनासर थे, वो पीछे हो गए और ज़ाहिरी अनासर डोमिनेट कर गए। तो ज्यों-ज्यों आप देखते हैं कि सरमायादारी निज़ाम दुनिया में बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारे अंदर की जो मेटाफिज़िक्स थी वो कम होती गई। हम मटेरियलिस्ट हो गए ज़्यादा, बड़ी आम इस्तिलाह है। तो और दूसरा उसका जो नतीजा ये निकला कि हमारे अंदर की जो आला इंसानी खुसूसियात थी वो कम हो गई। जैसे मिसाल के तौर पे पुरानी तहज़ीब में अपने लिए ज़िंदा रहने वाले आदमी को बुरा अच्छा आदमी नहीं समझा जाता था। आला इंसान वो होते थे जो दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं। अब हमारी दुनिया में दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजारने वाला आदमी आपको मिलता ही नहीं है। अब तो हम उस दुनिया में रह गए हैं कि जहाँ हमें किसी से मिलना भी हो तो वक्त लेके जाना पड़ता है। अभी तो हम पाकिस्तान में रहते हैं, वो हमारे दोस्त जापान में होते हैं, और यूरोप से भी जो दोस्त आते हैं वो इसी तरह की बात बताते हैं कि अगर किसी ने आपको कहा है कि आपसे मेरी मुलाकात का वक्त 7:10 है तो 11 मिनट उसका मतलब नहीं है, 10 मिनट का मतलब 10 मिनट ही है। तो ये तब्दीली है ज़िंदगी की। ज़िंदगी की तब्दीली ने असनाफ में भी तब्दीली, क्योंकि ज़ाहिर है जैसी ज़िंदगी होगी वैसी असनाफ आएंगी। अब हमारे यहाँ एक तो ये हुआ काम कि जैसे मैंने बताया कि 1865 में अंजुमन पंजाब बनाई, अंग्रेज़ों ने एक इदारा बनाया जिसका नाम पूरा था अंजुमन मतालिब मुफीदा पंजाब। ये जो अदबी इदारा नहीं था, एक तरह से कल्चरल या समाजी, कल्चरल भी नहीं समाजी इदारा था, जिसका एक मकसद ये भी था कि जो बिज़नेस
करने वाले बड़े लोग हैं उनका आपस में रब्ता हो और इस तरह की चीज़ें भी। उसका एक मकसूद ये था कि ऐसी शायरी हासिल की जाए जो फितरत के बारे में हो और लिखवाई जाए शायरों से, और ताकि उनमें से कुछ सिलेक्ट करके निसाबों में शामिल की जा सके। तो एक तरह से वो जदीद उर्दू नज़्म की तहरीक बन गई वो शायरी और पहली बुनियाद बन गई। ये शऊरी अमल था, लेकिन शऊरी अमल से शायरी नहीं पैदा हुई। 1865 से लेके 1930 बल्कि यानी इकबाल तक जाए, क्योंकि इकबाल पहला बड़ा आदमी था जिसने नज़्म में बड़ी शायरी की। इकबाल के यहाँ वही ट्रेडिशनल असनाफ है, नज़्म की हैतें और असनाफ, गज़ल, मसनवी, मुसद्दस, इस तरह की उन्होंने ली, और भी बाकी बहुत सारी असनाफ इस्तेमाल की उन्होंने, जैसे तरकीब बंद वगैरह भी उनके यहाँ हमें मिलते हैं। तो ये असनाफ सबसे ज़्यादा गज़ल की सिन्फ इस्तेमाल की, फिर मसनवी की सिन्फ है उनके यहाँ जो हमें नज़र आती है। तो मशहूर उनकी नज़्म शिकवा जवाब शिकवा, आपको पता ही है कि वो मुसद्दस की हैत में है। तो उसका एक तहरीक जो है वो तो शऊरी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो उसका तख्लीकी अमल था वो गैर शऊरी है। इसलिए कि इकबाल एक अजीम शायर है, नज़्म के शायर के तौर पर अजीम शायर है। उसके यहाँ नज़्म की असनाफ सारी ट्रेडिशनल हैं, लेकिन उसके जूनियर राशिद, मीरा जी वगैरह जितने भी हैं शायर, वो सारे जदीद असनाफ इस्तेमाल कर रहे थे। आज़ाद नज़्म, मुअर्रा नज़्म, और फिर सोनेट्स वगैरह भी लिखे इन लोगों ने, स्टैंजाज भी लिखे। और फिर ये कि उनके यहाँ इनमें से कुछ शायर थे जो पाबंद नज़में लिख रहे थे, लेकिन ये पाबंद नज़में पुरानी हैत में नहीं थी। पाबंद नज़मों की हैतें सारी नई थी, यानी हर नज़म में एक नई हैत वो दरियाफ्त कर लेते थे। तो ये जो अमल था ये लाशऊरी या तख्लीकी या वजदानी था। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अंग्रेज़ ना आए होते तो हो सकता है हमारे यहाँ, ऐसे हम प्रोज्यूम करते हैं कि ये शायरी ना आती। मैं कहता हूँ ना आने की वजह ये थी कि हमारा कल्चर न चेंज होता, क्योंकि उनके आने से जो नई एक सूरत हाल बनी समाजियात की और सकाफ़त की, वो बनते 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 आप देखें कि आपको नज़र तो वो इब्नुल वक्त में आना शुरू हो गई थी। उस नावल में ये सारे तज़ादात और सारी कशमकश हमें नज़र आती है। वो एक तरफ वो लोग हैं जो मगरबी हैत इख्तियार कर रहे थे, मगरबी तर्ज ज़ीस्त इख्तियार कर रहे थे, जो चलते 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 अब हमारे लिए आम ही नहीं रह गई। पहले ज़माने में छुरी कांटे इस्तेमाल करना बहुत यानी बुरी बात समझा जाता था, और एक बड़ी अब हम यानी चम्मच के बगैर तो अब हम ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते। तो और इस तरह की बेशुमार, जैसे हमारा लिबास जो है आपको, अब तो खैर ग्लोबलाइजेशन है, तो उसके ज़रिए से दुनिया भर के ट्रेडिशनल लिबास जो हैं वो पीछे चले गए। तो वो ज़िंदगी ज़ाहिर में बदली, मैं ये कहता हूँ इस वजह से जो हैतें या असनाफ हैं वो भी बदल गई। अगर अंग्रेज़ आते और वो पेनिट्रेट ना करते बरसगीर की ज़िंदगी में, तो तब्दीली नहीं आ सकती सिर्फ किसी कौम के, या ये कि जैसे हमारे यहाँ फ्रांसीसियों के असरात नहीं हैं, हमारे यहाँ असरात अंग्रेज़ों के हैं। हालांकि ख़ुद अंग्रेज़ों पर फ्रांसीसियों के असरात हैं अदबी हवाले से, सारे यूरोप पे फ्रांसीसियों के असरात हैं, लेकिन हम पर फ्रांसीसियों के नहीं हैं, हम पर अंग्रेज़ों के हैं। क्यों? क्योंकि कल्चर हमारा उन्होंने शेयर किया। फ्रांसीसी भी आए थे लेकिन वो नाकाम होकर चले गए, तो अगर वो कामयाब हो जाते तो फिर सूरत हाल और होनी थी, क्योंकि खुद फ्रांस का और बरतानिया का जो कल्चर है वो डिफरेंट है ज़ाहिर है। तो ये कि हमारे यहाँ ये एक शऊरी अमल आगाज़ ज़रूर हुआ था नज़्म की तरफ, नज़्म लिखने की तरफ, और हाली और आज़ाद वगैरह के ज़माने से शुरू हो गया था, लेकिन
یہ اس میں بڑی شاعری پیدا ہونے کی، اعلیٰ درجے کی شاعری پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے کلچر سے مطابقت رکھتا تھا، اس لیے ہمارے کلچر نے اسے قبول کر لیا اور اس وجہ سے وہ کلچر اس میں ریپریزینٹ ہونا ممکن ہوا۔